स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की क्लास में और मैं हूं भूमिका चौहान और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं द वॉइस ऑफ द रेन पोम। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके कोर्स में ये पोम है, राइट, और अब हमारे एग्जाम्स भी आने वाले हैं। सो हम बेसिकली तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 की और आपका इंग्लिश का कोर्स करवाऊंगी मैं। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को मेरे साथ बने रहना है ताकि हम बढ़िया तरीके से टर्म 2 की तैयारी कर सकें। सो आज हमारा पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर है द वॉइस ऑफ द रेन पे। अब यार क्या बारिश की कोई आवाज होती है? बिल्कुल होती है ना। हम लोग बोलते हैं यार बारिश होती है ना तो एक अलग सी ही खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। फैलती है कि नहीं फैलती? वो मिट्टी की जो खुशबू आती है ना वो बड़ी प्यारी लगती है। मैंने वैसे कोशिश की कि मैं यहाँ पर आपको बारिश की आवाज सुना सकूं और अगर आपको आवाज आ रही है एग्जैक्टली तो बिल्कुल इसी तरीके की आवाज हम अक्सर सुनते हैं जब भी बारिश होती है, ठीक है, बूंदों के गिरने की, या आप घर के अंदर हैं तो आपको अपनी छत पे एक आवाज सुनाई देगी। वो आवाज यार बहुत ही प्यारी होती है। यहाँ पर हमारे जो कवि हैं वॉल्ट व्हिटमैन, क्या नाम है पोइट का? वॉल्ट व्हिटमैन, और उन्होंने ये एक कविता लिखी है जिसके अंदर वो बात कर रहे हैं बरसात से, बारिश से, वर्षा से, रेन से, जो भी नाम आप लेना चाहें उससे, ठीक है। और बारिश का मौसम मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा समय तक अच्छा नहीं लगता। थोड़ी बहुत बारिश अच्छी लगती है, जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यार ये कविता, ये पोम हम आज कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन बाय लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो भी पोइटिक डिवाइस इसके अंदर यूज हुए हैं वो देखेंगे, पोम का थीम भी हम आज की क्लास में देखेंगे। तो बेसिकली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस एंड थीम, ये तीन टॉपिक्स हम आज की क्लास में इस पोम के कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो अब यहां पर मैंने आपको बताया कि दो लोगों के बीच में बात होगी। दो लोगों के बीच में जैसे एक तो हमारे पोइट हैं और एक है रेन। अब पोइट जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो यहां पर बारिश से बात कर रहे हैं और होता ऐसा है, वो हमें ये कहते हैं कि आपको पता है जब मैंने बारिश से सवाल किए तो बारिश ने मुझे जवाब दिया। क्या बारिश जवाब दे सकती है? नहीं दे सकती। तो यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो बारिश है ये मुझसे कुछ कह रही है और वो मुझसे क्या कह रही है वो केवल मैं समझ सकता हूँ और मैं आप लोगों के लिए उस चीज को यहाँ पर ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो कहने का मतलब जो भी वर्षा ने कवि से कहा वो उसकी बात अपने शब्दों में हमारे सामने इस पोम के जरिए रखने की कोशिश कर रहे हैं। Am I clear over here? चलिए तो शुरू करते हैं। दिस इज आवर पोम बेसिकली, और जो भी हार्ड वर्ड्स वगैरह होंगे वो हम देख लेंगे। And who art thou, said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer, as here translated. अब ये जो पहली लाइंस आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं वो कहते हैं and who art thou? thou मतलब होता है you। मैं व्हाइट से लिख देती हूँ, प्रॉबेबली हो सकता है कि रेड कलर आपको ना दिख रहा हो, ये वाला भी दिख जाएगा। अब यहाँ पर जब कवि मतलब कि वॉल्ट पूछ रहे हैं रेन से कि तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, सेड आई, मैंने कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, बरसात होती है ना, रिमझिम जो बरसता है, शावर। हम लोग बाथरूम में जाते हैं, शावर ऑन करते हैं तो कैसे वो बूंदे सी टपकती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज शावर। सॉफ्ट फॉलिंग मतलब बहुत प्यारी रिमझिम बरसात जो है वो हो रही है। और कवि कहते हैं कि मैंने बारिश से पूछा कि आखिरकार तुम कौन हो, सेड आई, मैंने कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो प्यारी रिमझिम रिमझिम बारिश बरस रही थी उससे, which, strange to tell, जो कि ये बहुत विचित्र होगा कहना, gave me an answer, उसने क्या दिया? मुझे एक जवाब दिया। यहां पर ध्यान रखना, रेन को पर्सोनिफाई किया गया है। रेन को यहां पर पर्सोनिफाई किया गया है,
मतलब कि पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल यहां किया हुआ है। पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस क्या होता है? जब हम किसी भी निर्जीव चीज के अंदर ह्यूमन ट्रेट्स, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स बताएं। जैसे बारिश ने जवाब दिया, क्या बारिश जवाब दे सकती है? नहीं, लेकिन यहां पर एज अ ह्यूमन बीइंग बारिश को ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि देखो भाई, उसने ना मुझे एक जवाब दिया एज हियर ट्रांसलेटेड, जिसका मैंने यहां पर अनुवाद किया हुआ है। ट्रांसलेटेड, अनुवाद। तो बारिश ने जो जवाब दिया उसका अनुवाद वॉल्ट व्हिटमैन ने इस पोम के जरिए किया हुआ है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर जो भी बातें कह रही है वो रेन कह रही है। रेन क्या कह रही है? I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. अब मैं तुम्हें सीधी साधारण भाषा में बताऊं ना, तो रेन पता है यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रही है? यहाँ पर वो इवापोरेशन वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो बता रही है। हमें पता है कि सूरज की रोशनी पड़ती है, पानी जो है वो इवापोरेट होता है और ऊपर जाके वो क्या हो जाता है, क्लाउड्स फॉर्म कर लेता है और उसके बाद जो है बारिश होने लग जाती है। राइट, कंडेंस होता है वो और बारिश होती है। अब उस प्रोसेस को इतने बढ़िया शायराना तरीके से यहाँ पर रेन ने बताया कि मैं कौन हूँ। देख भाई, मैं वो हूँ, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। शायराना तरीके से समझो, है ना। जैसे वो गाना नहीं है, चांद सी महबूबा हो मेरी, तो वो क्या कह रहा है? अपनी महबूबा को चांद कह रहा है। यहाँ पर कवि, ये यहाँ पर जो रेन है वो अपने आप को क्या कह रही है कि आई एम द पोम, मैं क्या हूं? मैं कविता हूं, इस पृथ्वी की कविता हूं मैं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, कहा उस बारिश की आवाज ने। वॉइस ऑफ द रेन, अगेन यहां पर पर्सोनिफाई किया गया रेन को। ठीक है। एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, अब देखो, सॉफ्ट फॉलिंग, कोमलता पूर्वक गिरते हुए। ट्रांसलेटेड, दूसरी भाषा में अनुवाद किया। यहां पर आपको वो सभी वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है। इम्पैल्पेबल का मतलब क्या होता है? जिसे छुआ ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके। तो यहां पर कह रही है एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड। अब मैं क्या करती हूं? मैं कहां से जन्म लेती हूं? बारिश बता रही है कि मैं कहां से जन्म लेती हूं। मैं राइज करती हूं, उठती हूं, जन्म लेती हूं। मेरा ओरिजिन होता है इस लैंड से, पृथ्वी से। इम्पैल्पेबल मतलब कि मुझे छुआ नहीं जा सकता। क्या बारिश को छुआ जा सकता है? जब तक वो बरस ही नहीं रही तब तक तो नहीं छुआ जा सकता। तो वो कह रही है कि जब मैं यहां से जन्म लेती हूं, तो मतलब जब भाप बन के पानी ऊपर की ओर जा रहा है, तब क्या हम उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। तो कह रही है एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। कहां से? जो समुद्र है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई गहराई नहीं, जिसका कोई बॉटम नहीं। हम कहते हैं ना कि समुद्र की गहराई को नापा नहीं जा सकता, वही ये कह रहे हैं। वहीं यहां पर ये रेन कह रही है कि भाई, मैं जहां से जन्म लेती हूं, मैं जहां से उठती हूं, मैं जहां से निकलती हूं, या मैं जहां से बनती हूं, मुझे छुआ नहीं जा सकता। एंड द बॉटमलेस सी, और वो जो बॉटमलेस सी है, अपवर्ड टू द हेवन, वहां से मैं ऊपर स्वर्ग की ओर जाती हूं। ऊपर जाती है ना आसमान में। तो अब थोड़ा सा बढ़िया पोएटिक बनाने के लिए उसने बोला कि भाई, मैं ऊपर स्वर्ग की तरफ ऊपर बढ़ती हूं। वेंस, जहां से वेगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। वेगली मतलब अस्पष्ट रूप से। अब क्या हो रहा है? मैं जैसे ही जमीन से उठकर ऊपर आसमान की ओर, स्वर्ग की ओर जा रही हूं, तो मेरी जो रचना हो रही है, मेरी जो रचना हो रही है, वो बोले वो क्या है? अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। यहां तक की अब पूरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है।
द पोइट डिस्क्राइब्स हिज इमेजिनेटिव मीटिंग विद द रेन। कवि क्या कर रहा है यहाँ पर, अपनी काल्पनिक मुलाकात जो है बरसात के साथ, उसके बारे में हमें बता रहा है। The poet asks the softly and gently falling shower. कवि पूछता है उस कोमलता पूर्वक गिरती हुई बरसात की बूंदों से कि भाई तुम कौन हो, who she is. Again rain को she बोला गया यहाँ पर। To this inquiry of the poet, अब ये जो जानना चाहा, ये जो पूछताछ करी, किसने? कवि ने बारिश से। The shower or the rain gives an answer in a strange voice. तो बरसात जो है वो एक विचित्र सी आवाज में हमारे कवि को जवाब देती है और कहती है The poet is wonderstruck when the rain starts speaking to him in a strange language. अब हमारा कवि ऐसे हो गया, रेन ने जवाब दिया, बोले इसने कैसे, अजीब सी आवाज में। तो कह रही है कवि जो है एकदम वंडरस्ट्रक, अचंभित रह गया। When the rain starts speaking, जब बारिश जो है वो बोलना शुरू करती है उससे एक विचित्र आवाज में जो केवल वो ही सुन सकता है, that only he himself, the poet can understand. He translated for the convenience of the readers, और उसके बाद वो हमारे लिए यहाँ पर इसे अनुवाद करते हुए कहते हैं The rain states that it is the poem of the earth. बरसात कहती है कि वो इस पृथ्वी की कविता है। Further it says that it rises or takes birth eternally from the land. उसके बाद हमने देखा था ना कि वो यहाँ पर कह रहे थे eternal I rise impalpable, मतलब उसका कहना था कि भाई वो क्या करती है, वो राइज करती है, वो जन्म लेती है, उसका ओरिजिन है, वो बनती है eternally, हमेशा। कहाँ से? इस पृथ्वी से, लैंड से ही जन्म लेती है वो। and the immeasurably deep sea, कहाँ से? ये जो असीमित गहरा समुद्र है, यहां से वो जन्म लेती है। No one can touch or feel it when it is rising. और जब मैंने बोला कि जब ये भाप बनकर वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाती है तो कोई भी इसे टच नहीं कर सकता। Impalpable, मतलब कि इसे कोई भी छू नहीं सकता। It rises to the sky where it takes a vague form. ये ऊपर आसमान की ओर जाती है जहां ये एक अस्पष्ट रूप धारण करती है। अस्पष्ट, वेग रूप धारण करती है, विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्म इन विच इट राइजेस, जो कि काफी अलग है जिस फॉर्म में ये ऊपर की ओर राइज हुई थी। तो देखो इसने बोला मैं जन्म लेती हूं इस पृथ्वी से ही, उस समुद्र से जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिस रूप में मैं जन्म लेती हूं उस रूप में मुझे कोई भी छू नहीं सकता, और ऊपर जाकर मैं एक अस्पष्ट रूप धारण कर लेती हूं जो कि मेरे उस रूप से बिल्कुल अलग है जिससे मैंने जन्म लिया था। But it remains the same in its essential nature and composition. कह रही है लेकिन मेरा जो रूप है वो अपनी असेंशियल नेचर में और अपनी रचना में बिल्कुल वैसा ही रहता है। ठीक है, मतलब कि मैं जो हूं ना, मैं तो वो ही रहती हूँ, केवल मेरा रूप जो है वो बदल जाता है। हूं तो मैं पानी ही, पानी ही तो नीचे से ऊपर भाप के रूप में बना है और ऊपर एक दूसरा रूप धारण कर लिया है, लेकिन है तो पानी ही, असेंशियल नेचर तो वही है। इट चेंजेस ओनली इन इट्स फॉर्म। तो यहां पर कहने का मतलब क्या था कि केवल येट द सेम जहां लिखा हुआ है, कह रही है कि मैं अपना रूप तो बदल लेती हूं लेकिन फिर भी मैं वैसी ही हूं तो मैं वही, केवल मेरे जन्म से लेकर ऊपर जाने के समय तक और एक दूसरा रूप धारण करने तक मेरे रूप केवल बदल रहे हैं, लेकिन मेरा अस्तित्व जो है वो वैसा ही है, वो सेम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I descend to lave the dross, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me was seeds only, latent, unborn. And forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. तो क्या कहा यहाँ पे, क्या कहा यहाँ पे बरसात ने कहा आई डिसेंड, डिसेंड मतलब नीचे आना। अब जब मैं
भाप बनकर आसमान में ऊपर की ओर गई, बादलों का रूप लिया, एक अस्पष्ट रूप धारण किया। और उसके बाद जब मैं नीचे की ओर आई, आई डिसेंड, जब मैं नीचे की ओर आई, टू लेव द ड्रॉट्स। लेव मतलब नहलाना किसको, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना। यू कैन सी ऑल द वर्ड्स ओवर हियर आई हैव रिटन, ठीक है, इनके मीनिंग्स जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर उसने कहा कि देखो मैं फिर ऊपर से नीचे आती हूँ वापस, क्या करने के लिए, जहां सूखा पड़ा हुआ है उस जमीन को गीला करने के लिए, उसे स्नान करवाने के लिए, उसे तृप्त करने के लिए। एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब्स, एटमीज सूक्ष्म कण, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, जो मिट्टी के कण है इस पृथ्वी के। आप सभी को पता है कि जब खेत होते हैं, हम खेतों को जोतते हैं, उनमें बीज बोते हैं, तो बारिश की कितनी ज्यादा जरूरत होती है या नहीं होती। तो वो यहां पर यही कह रही है कि डस्ट लेयर्स, एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब्स, मैं क्या करने के लिए आती हूं, जो मिट्टी के कण हैं जहां सूखा पड़ा हुआ है उन्हें भिगोने, उन्हें तृप्त करने के लिए आती हूं। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वाज सीड्स ओनली। उस पृथ्वी के अंदर, उन मिट्टी की परतों के अंदर क्या है, बीज बोए हुए हैं जो मेरे बिना कुछ भी नहीं। ऑल दैट इन देम विदाउट मी वाज सीड्स, मेरे बिना केवल उस मिट्टी में बीज हैं। ओनली लेटेंट अनबॉर्न, जो अभी पैदा नहीं हुए, मतलब कि वो अभी फूटे नहीं हैं। इस तरीके से फूटते हैं ना बीज और बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, प्लांट बनता है। तो वो यही कह रही है, लेटेंट अप्रकट, मतलब कि अभी वो दिखाई नहीं दे रहे, वो अनबॉर्न है। जैसे माँ की कोख में जब एक बच्चा होता है तो वो पेट के अंदर होता है, राइट, उसने अभी जन्म नहीं लिया होता तो हम उसे देख नहीं पाते। वैसे ही ये पृथ्वी की कोख में जो बीज हैं वो पानी के बिना कुछ भी नहीं है, उन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, और मैं ऊपर से नीचे की ओर आती हूं इन्हें जन्म देने के लिए। एंड फॉरएवर, और हमेशा के लिए, बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मैं क्या करती हूं, मैं जिंदगी देती हूं उस चीज को जिसने मुझे जीवन दिया। कहने का मतलब कि मेरा जन्म भी इसी पृथ्वी से हुआ, इसी लैंड से हुआ, और मैं ऊपर से वापस नीचे आकर अपने ही जीवन के स्रोत को जीवन दे रही हूं। मैं अपने ही, मेरा जो ओरिजिन है जहां से हुआ है, आई एम गिविंग लाइफ बैक टू माई ओरिजिन। अंडरस्टैंड? एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं उसे स्वच्छ करती हूं, मैं उसे प्योर करती हूं, मैं उसे खूबसूरत बनाती हूं। कितनी प्यारी बात कही ना रेन ने, अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में यहां बताया कि लुक मैं क्या करती हूं, मैं कौन हूं। जब कवि ने पूछा कि मैं कौन हूं, तो उसका जवाब बारिश ने ऐसे दिया कि मैं वो हूं जो इस पृथ्वी से ही जन्म लेती है और इस पृथ्वी को ही उसका जीवन वापस देती है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या पृथ्वी जीवित रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, राइट? तबाह हो जाएगी। सो अगेन पूरी एक्सप्लेनेशन यहां लिखी हुई है, वापस से हम पढ़ते हैं। The rain is talking about its activities. रेन जो है यहाँ पर अपनी गतिविधियों के बारे में, कि यार भाई मेरा काम क्या क्या है उसके बारे में बात कर रही है। What it does and how it gives life to everything, कि वो क्या करती है और कैसे हर एक चीज को एक जीवन देती है। On the earth, पृथ्वी पर, is the subject of its talk with the poet. तो ये विषय है उसकी बात का जो वो कवि के साथ कर रही है। अब कवि के साथ वो किस विषय पे बात कर रही है? मूवीज के बारे में तो बात नहीं कर रही है कि भाई तूने वो मूवी देखी क्या, बड़ी शानदार थी। बारिश बोली यार मैं तो जा ही नहीं पाई, थिएटर में चली जाती तो सारे लोग भीग जाते। बड़ा गंदा जोक मारा मैंने, I know. ठीक है। The rain says that it comes down to the earth to bathe the places affected by droughts. अब बारिश कहती है कि मैं नीचे आई हूं इस पृथ्वी पर स्नान करवाने के लिए उन जगहों को जो प्रभावित हैं सूखे से। किससे प्रभावित हैं? जो सूखे से प्रभावित हैं। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, छोटे छोटे मिट्टी के कण, एंड लेयर्स ऑफ डस्ट, और मिट्टी की परतें,
It bathes all those who without it would have remained as seeds only. ये कह रही है मैं उन सभी को नहलाती हूँ, मतलब उन सभी को तृप्त करती हूँ जो मेरे बिना केवल बीज बनकर ही उन मिट्टी की परतों के नीचे रह जाते। ठीक है? Without the rain, they would never have sprouted into new plants. कहते हैं अब क्योंकि वो बीज है और वो मिट्टी की परत के नीचे है, तो वो यही कह रहे हैं कि उनके बिना तो यार मैं मिट्टी की परत के अंदर ही रह जाते ना बीज, वो नहीं स्प्राउट कर पाते, वो फूट नहीं पाते। They would have remained inactive and unborn. वो inactive, unborn रह जाते, जन्म नहीं ले पाते। The rain says that it keep on giving back life forever to the earth from which it itself receives life. वो कह रहे हैं the rain says, बारिश कहती है that की it keep on giving back life, कि वो लगातार हमेशा क्या करती है, उसी को जिंदगी देती है। किसको? पृथ्वी को, जहां से उसने खुद जीवन प्राप्त किया है। Right? It keeps on making the earth pure and beautiful. और ये लगातार 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 पृथ्वी को स्वच्छ करती रहती है, उसे और खूबसूरत। बारिश के बाद आप देखो पेड़ पौधे जिन पर जितनी भी मिट्टी जमी होती है, जो धरती है, जैसे ही बारिश की बूंदें उस पर पड़ती है, मिट्टी की खुशबू ही एक अलग होती है। तो हम कह सकते हैं कि शायद वो खुशबू इसलिए आती है क्योंकि जमीन खुश होती है ना? वो महक उठती है पानी की बूंदें जैसे ही उसके ऊपर गिरती है। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में ये कविता किस चीज के ऊपर है। कुछ लास्ट की 2 लाइंस बची, आइए फटाफट करते हैं। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो समझने की कोशिश करना, इसके 2-3 अर्थ निकलते हैं, 2-3 मीनिंग्स निकलते हैं, लेकिन हम मेन वाला पढ़ेंगे, ठीक है, जो ज्यादा रिलायबल है। आप सभी को पता है यार, एक जो पोम होती है ना, उसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती है। मतलब हो सकता है कि मैंने इस पोम को इस तरीके से देखा और आप इस पोम को किसी और तरीके से देखो, है ना? आप बोलो कि नहीं मैम, मुझे लगता है कि पोइट यहाँ पर ये कहना चाहता था, और मैं बोलूँ कि हाँ हो सकता है ये कहना चाहता हूँ, लेकिन जो बात मैं कह रही हूँ शायद वो भी कहना चाहता हूँ। राइट? For song issuing from its birthplace after fulfillment wandering, reckoned or unreckoned, duly with love returns. अब यहाँ पर पता है क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर एक बात बोली जा रही है कि जो पोइट है, पोइट एक सॉन्ग, एक गीत जो है वो याद करता है, जो किससे जुड़ा हुआ है? उसकी बर्थ प्लेस से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर सभी की बर्थ प्लेस की बात हो रही है कि भाई रेन कहाँ से जन्म लेती है या फिर बाकी चीजें कहाँ से होती है, तो यहाँ पर कवि भी अपनी बर्थ प्लेस के बारे में बात कर रहा है। क्या कहता है देखो, सॉन्ग मतलब गीत, इशूइंग बाहर निकल कर आना, फुलफिलमेंट तृप्ति, वॉन्डरिंग घर से बाहर इधर उधर घूमना, रेकेंड और अनरेकेंड किसी के द्वारा सुना गया अथवा ना सुना गया। तो समझो, अ सॉन्ग कम आउट ऑफ अ पोइट्स हार्ट इट्स बर्थ प्लेस। अब कह रहे हैं एक गीत कवि की अंदर से, उनके हृदय से निकल कर आता है, जो कि उनकी बर्थ प्लेस से रिलेटेड है। The poet sings his song and scatters its strains on the earth. अब वो कह रहे हैं कि जो पोएट है वो अपना गाना गाते हैं, जो गाना उनके दिल को बहुत प्यारा है, जो उनकी बर्थ प्लेस से जुड़ा हुआ है, और वो उस गीत को चारों तरफ फैलाना चाहते हैं। अब वो जब गाएंगे तो आसपास जितने भी लोग होंगे वो सुनेंगे, राइट? लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता whether anyone is listening to his song or not, कि अगर मेरा कोई गीत सुन रहा है या कोई मेरा गीत नहीं सुन रहा, भाई साहब मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। After he has sung his song, जब वो अपना गाना गा चुका है, it settles back into his heart. कह रहा है कि जब मैं अपना गाना गा चुका हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरा गाना सुना या नहीं, लेकिन वो गाना वापस से आकर मेरे दिल में ही समा गया। The song, like the rain, keeps rising again and keeps the poet's heart pure and happy. The song, वो गीत, like the rain, बारिश की तरह, keeps rising again and again. अब जैसे बारिश बार बार पृथ्वी से जन्म लेकर पृथ्वी को ही जिंदगी वापस देती है, कवि कहता है ये गाना भी बार बार मेरे अंदर से उठता है,
मैं इसे बिखराता हूं चारों तरफ, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसने सुना या नहीं सुना, लेकिन ये मेरे दिल में वापस से समा जाता है। तो ये गीत भी किसके प्रकार है, किसकी तरह है, उस बारिश की तरह है जो लगातार बार 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 राइज करता है, ठीक है, एंड कीप्स द पोइट्स हार्ट प्योर एंड हैप्पी। अब जैसे जो रेन है वो अर्थ को प्योर करती है और ब्यूटिफाई करती है, सेम ये सॉन्ग भी हमारे पोइट के हार्ट को प्योरीफाई करता है और उसे हैप्पी करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी ये पोम थी जो हमने पढ़ी, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई थी। अब बारी है इसकी थीम की। बहुत सी बार एग्जाम में थीम पूछ ली जाती है ना, तो हमें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में थीम क्या है इस कविता की। तो आइए देखते हैं। The poem The Voice of the Rain by Walt Whitman signifies the eternal role that the rain plays in nurturing, quenching and purifying the various elements of earth. कह रहे हैं ये जो कविता है The Voice of the Rain जो कि वॉल्ट विटमैन ने लिखी है, ये क्या सिग्निफाई करती है, क्या दर्शाती है? द एटर्नल रोल दैट द रेन प्लेस। एटर्नल मतलब लगातार जो चीज चल रही है, जो कभी खत्म नहीं होगी, राइट? तो वो कह रही है एक ऐसा किरदार जो बारिश निभा रही है, दैट द रेन प्लेज इन नर्चरिंग, क्वेंचिंग एंड प्योरीफाइंग। नर्चर करने में, क्वेंच क्या, क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, तो उसने बोला ना कि जो सूखे इलाके हैं वहां पर वो जाकर उन्हें गीला करेगी। एंड प्योरीफाइंग और स्वच्छ करना द वेरियस एलिमेंट्स, जो अर्थ, जो पृथ्वी के अलग अलग तत्व हैं, उन अलग अलग तत्वों को वो क्या करेगी, क्वेंच करेगी, प्योरीफाई करेगी, राइट? द रेन रिटर्न्स द फेवर टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो कहने का मतलब यह है कि जो बारिश है, जिसने उसे, जो पृथ्वी है जिसने उसे जन्म दिया, बारिश क्या कह रही है कि मैं उसी को जिंदगी वापस देकर एहसान पूरा कर रही हूं। उसने जो मेरे ऊपर एहसान किया, मुझे जन्म देकर, मैं भी उसके ऊपर एहसान करती हूं, अलग अलग पृथ्वी के तत्वों को जन्म देकर। समझे? From where it rises unseen from the depths of water and from the land, जहां से वो खुद राइज करती है, जहां से वो खुद बॉर्न होती है, जहां से उसका ओरिजिन है, कह रही है वहीं से, वहीं पर आकर मैं वापस से मिल जाती हूँ और इस पृथ्वी को मैं पूरे तरीके से प्योरीफाई और ब्यूटिफाई करती हूँ। अब बारी आ जाती है पोएटिक डिवाइसेस की, जो कि एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में डायरेक्टली आई मस्ट से क्वेश्चंस जो हैं इससे पूछे जाते हैं। तो इसको बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना ही पढ़ना होगा, वरना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? तो हम गड़बड़ नहीं करेंगे। तो पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहला पर्सोनिफिकेशन, एज यू कैन ऑल सी। जैसे ही मैंने पोम स्टार्ट की थी वैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर रेन को पर्सोनिफाई किया है। अगर हम देखें टाइटल के अंदर द वॉइस ऑफ द रेन, ऑटोमेटिकली रेन को क्या करा हुआ है, पर्सोनिफाई किया हुआ है। हिंदी में पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण बोलते हैं, मतलब ह्यूमन एट्रीब्यूट्स लेंट टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो लिविंग नहीं होते हैं, उनके अंदर जब हम क्वालिटीज बताएं, किसकी, ह्यूमन वाली, ठीक है? सो वॉइस लेंट टू द रेन, यहां पर बारिश को क्या दी गई है, एक आवाज दी गई है, राइट? उसके बाद होता है मेटाफर। मेटाफर होता है इंप्लाइड कंपैरिजन। तो बच्चे अक्सर मेटाफर और सिमिली में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इंप्लाइड कंपैरिजन नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ लो कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन हम करते हैं। जैसे सिमिली लिटरेरी डिवाइस जो होता है उसके अंदर हम एज और लाइक का यूज करके कंपैरिजन करते हैं डायरेक्ट। कैसे? बिल्कुल डायरेक्ट। जैसे शी इज लाइक शी इज लाइक अ रोज। हमने क्या किया, लाइक का यूज करके हमने बोला यार वो एक गुलाब की तरह है, राइट? तो हमने लाइक वर्ड का यूज किया। अगर हम बोलते शी इज अ रोज, यहां पर एज और लाइक का यूज नहीं हो रहा, यहां पर एज और लाइक का यूज नहीं हो रहा। तो जब इंप्लाइड कंपैरिजन किया हो तो देखो, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, उसने अपने आप को क्या बोला कि मैं क्या हूं, इस पृथ्वी की कविता हूं। तो उसने अपने आप को कंपेयर किया, ठीक है?
याद रहेगा। सो आई एम द पोम ऑफ द अर्थ मेटाफर है, और जो वॉइस दी गई है रेन को, दैट इज पर्सोनिफिकेशन किया गया है रेन का। आगे बढ़ते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल पता क्या होता है? अपन ना बहुत, कई अपने दोस्त होते होंगे देखना, छोटी सी छोटी चीज को भी ना बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। ओ भाई तेरे को पता है ऐसे हुआ ऐसे हुआ, नॉर्मल सा एक्सीडेंट हुआ होगा, खरोंच आई होगी, भाई मैंने तो बचा ली, वो एकदम इतनी तेज स्पीड में आ रहा था, मैंने स्किड मारी, एकदम से मेरी साइकिल ऐसे गोल गोल घूमी, वो तो मैं बच गया। कोई छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके जब हम बताते हैं, यहां पर हाइपरबोल का यूज हुआ है किस चीज में, कहां पर? बॉटमलेस सी। उसने यहां पर समुद्र की गहराई को बताया और कहा कि वो बॉटमलेस है, मतलब उसकी कोई तली है ही नहीं, उसका कोई अंत ही नहीं है, मैं वहां से जन्म लेती हूं। समझ रहे हो? उसके बाद बारी आती है ऑक्सीमोरॉन की, और ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जब आप देखेंगे दो वर्ड्स, लेकिन कैसे वर्ड्स? ऑपोजिट वर्ड्स। जैसे मैं बोलूं प्रिटी अगली, प्रिटी खूबसूरत, अगली जो खूबसूरत ना हो, राइट? डे नाइट। सो डे एंड नाइट दो कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स जॉइन टुगेदर फॉर एन इफेक्ट, एक इफेक्ट देने के लिए। जैसे दिन रात, दो ऑपोजिट वर्ड्स साथ में रखे हुए हों, ऑक्सीमोरॉन। रेकन्ड एंड अनरेकन्ड, कोई सुने चाहे ना सुने। तो यहां पर क्या है? ये ऑक्सीमोरॉन लिटरेरी डिवाइस का सीधा सीधा इस्तेमाल है। ठीक है? उसके बाद बारी आ जाती है पैराडॉक्स की। पैराडॉक्स क्या होता है? अ स्टेटमेंट दैट इज सीमिंगली कॉन्ट्रडिक्टरी और अपोज्ड टू कॉमन सेंस एंड येट इज परहैप्स ट्रू। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, बहुत सी बार आप देखेंगे कोई एक ऐसी बात जो झूठी दिखाई पड़ती है लेकिन असल में सच होती है, तो वही चीज आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। क्या आप उसी को जिंदगी दे सकते हो वापस से जो आपको जिंदगी देता है? आपने अपनी माँ के कोख से जन्म लिया, अब क्या आप अपनी माँ को जन्म दे सकते हो? नहीं, राइट? तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। यहां पर जब बारिश ने एक ऐसी बात करी तो वो दिखने में तो, सुनने में तो झूठी सी लग रही थी, लेकिन असल में सच है। अगर बारिश ना हो तो हम क्या करें? तो वो सच में लाइफ तो देती ही है अर्थ के अलग अलग एलिमेंट्स को। तो यहां पर ये एक पैराडॉक्स है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं पैरेललिज्म पे, और पैरेललिज्म में आप देखोगे कनेक्शन एंड सिमिलैरिटी बिटवीन रेन एंड सॉन्ग ऑफ अ पोएट। जब हमने लास्ट की जो दो ब्रैकेट में लाइंस लिखी हुई थी, तो हमने वहां पर एक कंपैरिजन किया। पूरी पोम ने अपने बारे में, पूरी पोम के अंदर रेन ने जो अपने बारे में बताया, एंड में हमारे पोइट ने उसी चीज को अपने सॉन्ग से कंपेयर किया कि जैसे बारिश जो है वो बार बार जन्म लेती है और इस पृथ्वी की प्यास को बुझाती है, वैसे ही मेरे अंदर से भी एक गीत बार बार निकलता है, वो सभी के सामने बिखर जाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई उसे सुने ना सुने, लेकिन वो मेरे ही दिल में आकर वापस से बस जाता है और मेरे दिल को उतनी ही शांति, सुकून देता है और खुशी देता है। राइट? तो ये एक पैरेललिज्म हो गया। ठीक है, तो कनेक्शन और सिमिलैरिटी, तो हमने देखा कि पोम के बीच में और लास्ट की जो दो लाइंस है उनके बीच में एक कनेक्शन है, एक सिमिलैरिटी है, जो उसका सॉन्ग था, कवि का खुद का सॉन्ग था, उसने कंपेयर किया किसके साथ? पोम ऑफ द अर्थ के साथ। ठीक है, उसके बाद है इमेजरी, और ये होता है एक मेंटल पिक्चर जब भी हम बना ले, मतलब हमने कोई चीज पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक अलग ही तस्वीर बन गई। उसको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में जब एक अलग तस्वीर बन जाए तो वो क्या कहलाती है? वो इमेजरी कहलाती है। तो यहाँ पर तो बहुत सारी चीज है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर, आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, डिसेंड टू लेव ड्रॉट्स, ये सब चीजें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक पिक्चर बना देती हैं। तो इमेजरी लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल भी बहुत ही बखूबी तरीके से यहाँ पर पोइट के द्वारा किया गया है। क्लियर हो गई ये बात? सो ये थी हमारी ये कविता जिसको हमने डिटेल में पढ़ा, हमने इस पोम का एक्सप्लेनेशन देखा, हमने इसके पोइटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ हमने इसका थीम भी देखा। राइट?
सो अगर आप और ज़्यादा डिटेल में और बेहतर तरीके से विद क्वेश्चन आंसर्स और सब चीज़ें आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऐप के ऊपर भी हमारी क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम पूरी बाकायदा बखूबी तरीके से तैयारी करवाते हैं और यहाँ पर भी हम आपके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई जाए। ये थी हमारी आज की क्लास द वॉइस ऑफ रेन के ऊपर। मैं आशा करती हूँ आपको ये पोम समझ में आई होगी, साथ ही साथ मज़ा भी बहुत आया होगा, क्योंकि एक अलग ही मज़ा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कोई कविता अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल। मैं वहाँ पर आपके सभी कमेंट्स, सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज यू नो हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अस। एंड अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है, पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे बट एकदम क्रिस्प तरीके से ऐसे पढ़ेंगे कि पूरा चैप्टर आप लोगों को कंप्लीटली समझ आ जाए। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो भी इससे रिलेटेड होंगे वो भी हम बकायदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अब मैं आप सभी से इजाज़त देना चाहूँगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।